हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल साइंस बोलता में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक नए क्लीन फ्यूल के बारे में। डीएमई यानी डाई मिथाइल ईथर। एलपीजी तो हर घर में होती है, लेकिन क्या डीएमई उसका बेहतर अल्टरनेटिव है? चलिए शुरू करते हैं। डीएमई वर्सेस एलपीजी की कहानी। एक एनर्जी रिवॉल्यूशन जो भारत को इंपोर्ट से इंडिपेंडेंस की तरफ ले जा सकता है। एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भारत के घरों, उद्योगों और परिवहन का सबसे अहम ईंधन है। यह एक बहु उपयोगी ऊर्जा स्रोत है जो हमारी रसोई से लेकर फैक्ट्रियों तक हर जगह इस्तेमाल होता है। ठीक है। अब एलपीजी हाइड्रोकार्बन गैसों का मिश्रण है जिसमें प्रमुख रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन शामिल होते हैं। इसे कच्चे तेल के रिफाइनिंग और प्राकृतिक गैस से प्राप्त किया जाता है। दबाव में इसे तरल रूप में संग्रहित किया जाता है, प्रेशर के साथ में इसको लिक्विड रूप में इसको स्टोर किया जाता है, जिससे इसे सिलेंडर और टैंकों में आसानी से ले जाया जा सकता है। ये साफ जलने वाला, ऊर्जा घनत्व वाला और पोर्टेबल ईंधन है। आइए अब हम इसके उपयोग के बारे में देखते हैं। घरेलू उपयोग में ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। खाना पकाने, पानी गर्म करने और छोटे छोटे जनरेटर चलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। औद्योगिक क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। धातु प्रसंस्करण, सिरेमिक, कांच, वस्त्र, खाद्य उद्योग में भी इसका प्रयोग होता है। परिवहन में जैसे आप लोगों को पता है, सीएनजी, पीएनजी और एलपीजी का यूज़ किया जाता है। टैक्सी, बस, फोर्कलिफ्ट जैसे वाहनों में ऑटो गैस के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कृषि में अनाजों अनाजों को सुखाने और ग्रीन हाउस हीटिंग के लिए एलपीजी काम में आता है। इसके अलावा एरोसॉल, प्रोपेलेंट, रेफ्रिजरेटर और कैंपिंग जैसी गतिविधियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब इसके फायदे क्या है? एलपीजी साफ जलता है, मतलब इससे कोई कोई राख नहीं निकलता है, काला नहीं होता है। आपने देखा होगा गैस पे जब हम भी बर्तन जलाते तो मतलब रखते तो वो काला नहीं होता है ना। कोयला और केरोसिन की तुलना में कम धुआं और कालिक पैदा करता है। हाँ, इससे धुआं निकलता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है। ये पोर्टेबल है और सिलेंडर में आसानी से संग्रहित किया जा सकता है लिक्विफाइड रूप में। इसकी ऊर्जा दक्षता उच्च होती है, पर तुरंत गर्मी और उच्च कैलोरी की रिफिक वैल्यू देता है। ठीक है। अब ये थोड़ा साइंटिफिक नेम है, कुछ छोड़ दो। और पर्यावरण के लिए भी अपेक्षाकृत सुरक्षित है क्योंकि यह कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करता है। ठीक है। अब इसमें चुनौतियां भी होगी कुछ, लेकिन और इसके साथ कुछ जोखिम जो भी है। एलपीजी अत्यधिक ज्वलनशील है, इसलिए सावधानी पूर्वक हैंडलिंग जरूरी है। भारत अपनी लगभग 65% एलपीजी मांग आयात करता है, जिससे यह मतलब बाहर दूसरे देशों से बुलाता है, जिससे वैश्विक सप्लाई संकटों के प्रति संवेदनशील होता है। ठीक है। जैसे अभी वार के टाइम पे कितना दिक्कत आई, हॉर्मुज हॉर्मुज हॉर्मुज। और भंडारण क्षमता भी सीमित है। केवल दो भूमिगत केवल जो मुश्किल से 2 दिन की मांग पूरी कर पाते हैं, वही फैसिलिटी है। और तो निष्कर्ष ये निकलता है कि एलपीजी आज भी भारत के लिए ऊर्जा की रीढ़ है, लेकिन भविष्य में इसे हम बायोगैस, डीएमयू और इलेक्ट्रिक कुकर जैसे विकल्पों के रूप में बढ़ना चाहिए, ताकि हम आयात पर निर्भरता कम करें और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करें। तो हम आगे क्या पढ़ेंगे? डीएमई। डीएमई डाई मिथाइल ईथर। डीएमई यानी डाईमिथाइल ईथर एक सिंथेटिक फ्यूल है जिसका फॉर्मूला होता है CH3O CH3। ये गैस रूम टेम्परेचर पर वेपर होती है, लेकिन थोड़ी प्रेशर में लिक्विफाइड हो जाती है, बिल्कुल एलपीजी की तरह। डीएमई का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, यह क्लीन बर्न करता है, बिना टॉक्सिक इमिशन करता है। और सबसे खास बात है, डीएमई को हम इंडिया में बना सकते हैं, बायोमास से, नेचुरल गैस से, या कैप्चर्ड CO2 से। एक एक सेफ नॉन टॉक्सिक फ्यूल जो एलपीजी की इंफ्रास्ट्रक्चर में इजीली ब्लेंड हो सकता है। वैसे तो डीएमई के एप्लीकेशन बहुत वर्सेटाइल हैं। सबसे पहले कुकिंग फुल, हाउस होल्ड में एलपीजी के साथ ब्लेंड होकर यूज हो सकता है। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन का मॉडिफाइड डीजल इंजन में डीएमई का यूज कर सकते हैं। ये डीएमई एक क्लीनर अल्टरनेटिव है। और तीसरा, इंडस्ट्रियल यूज,
केमिकल और रेफ्रिजरेशन में डीएमई का यूज होता है। एक फ्यूल जो घर, गाड़ी और फैक्ट्री सब जगह काम आता है। चलिए तो अब कंपेयर करते हैं एलपीजी और डीएमई के एडवांटेज के बारे में। सोर्स, एलपीजी जो है मोस्टली इम्पोर्टेंट होती है ना। मतलब ये इंपोर्ट की जाती हैं मोस्टली, ये क्या होती है, इंपोर्ट किया जाती है। और जो डीएमई है उसको प्रोड्यूस डोमेस्टिकली किया जा सकता है ना। फिर सेकंड है इमर्सन। ये जो एलपीजी है एलपीजी में एनओएक्स, एसओएक्स और सूट ज़्यादा होते हैं, है ना। डीएमई में अल्ट्रा लो इमिशन होता है, वो बहुत कम इमिशंस होता है। ठीक है। फिर तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। एलपीजी स्टेबलाइज्ड का जो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेबलाइज होता है। और डीएमई का क्या होता है, फुल कंपेबिलिटी होती है, मतलब एलपीजी कंपेयर में कंपेटिबल होगा ये। ठीक है। कॉस्ट, फोर्थ पॉइंट हम कॉस्ट ले लेते हैं। एलपीजी वोलेनरेबल होती है, मतलब इसका प्राइस है ना स्टॉक पे मतलब डिपेंड करता है, कम ज़्यादा होता रहता है। और डीएमई हमारे घर पे बनेगी, मतलब घर पे मतलब डोमेस्टिकल एक प्रॉपर इंडिया में बनेगी, मेड इन इंडिया रहेगी, तो स्टेबल रहेगी और लोकल रहेगी तो कम रेट में मिलेगी ये। और सेफ्टी, डी जो एलपीजी है फ्लेमेबल और टॉक्सिक है ना। और जो डीएमई है वो नॉन टॉक्सिक और सेफ है। तो क्लियर हो रहा है यहाँ पर कि डीएमई एक क्लीनर, सेफ और मेड इन इंडिया ऑप्शन है इन फ्यूचर फ्यूल के लिए। यहाँ आपको शॉर्ट्स में एकदम शॉर्ट में बताया गया है कि डीएमई और एलपीजी में क्या डिफरेंट है और क्या इससे फायदा हमें होगा। ठीक है। अब बात करते हैं चैलेंजेस की। डीएमई प्रोडक्शन अभी लिमिटेड है और कॉस्ट भी एलपीजी से ज़्यादा है। पॉलिसी सपोर्ट और गवर्नमेंट इंसेंटिव्स की ज़रूरत है। मतलब यदि कोई मतलब गवर्नमेंट इंसेंटिव, मतलब ये जैसे सब्सिडीज वगैरह यदि इस पे डीएमई पे लगा दी जाएगी तो ये कम रेट में मिलेगी। ठीक है। फ्यूचर पाथ क्लियर है। नए डीएमई प्लांट्स लगाने पड़ेंगे जो इसमें सब्सिडी चाहिए। ब्लेंडिंग टारगेटेड होगा, जिससे आजकल पेट्रोल में मतलब अल्कोहल मिलाया जा रहा है, वैसे ही इसकी भी ब्लेंडिंग की जा सकती है। और पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक इसके लिए तैयार होनी चाहिए। ठीक है। अगर भारत इस डायरेक्शन में चले तो डीएमई हमारे एनर्जी फ्यूचर का की पॉइंट बन सकता है और ये सबसे अच्छा ऑप्शन होगा हमारे फ्यूचर फ्यूल के लिए। अ, हम जानते हैं भारत में रसोई की ऊर्जा का सबसे बड़ा आधा एलपीजी ही है, लेकिन आयात पर निर्भरता, बढ़ती कीमत और पर्यावरणीय चुनौतियों का हमें वैकल्पिक ऊर्जा ईंधन के रूप में सोचना पे मजबूर करती है। जो इसका सॉल्यूशन निकाल दिया है CSIR NCL पुणे ने डीएमई के रूप में, है ना। अब इसमें कुछ की इशूज है ना। भारत अपनी लगभग 65% एलपीजी बाहर के देशों से बुलाता है। भंडारण क्षमता सीमित है और केवल दो भूमिगत केवंश और जो मुश्किल से 2-3 की मांग पूरी करते इतना ही है। और सरकार सब्सिडी और उपभोक्ता जागरूकता की कमी वैकल्पिक ईंधनों को अपनाने में बाधा बनाती है। और घरेलू वायु प्रदूषण के साथ साथ कार्बन उत्सर्जन भी एक गंभीर चिंता बनी हुई है। ठीक है। अल्टरनेटिव ईंधन क्या, जैसे बायोगैस, है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर गैस और जैविक कचरे से बना ईंधन पहले बहुत यूज किया जाता था बायोगैस का। अब वो लोग भी बायोगैस का यूज नहीं करते हैं। गोबर को डालो, उसको क्या बोलते हैं, इकट्ठा करो, उसको फिर पतला लिक्विड करो, और बहुत पतला पतला करना रहता है, फिर उसको डालो। बहुत उसमें भी थोड़ा सा झंझट रहता है। लेकिन वो फ्री की गैस थी, फिर भी उससे हटके लोग अब एलपीजी यूज करने लगे हैं। इलेक्ट्रिक कुकिंग शहरी शहरों में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। एलपीजी से इससे सस्ता और धुआं रहित होता है ना। इलेक्ट्रिक कुकर एलपीजी से सस्ता होता है, लेकिन सबको क्या लगता है वो बिजली का बिल में इंक्लूडेड होके आता है ना, तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है, लेकिन वो एलपीजी से सस्ता होता है। डीएमई एलपीजी का एक स्वदेशी विकल्प है, ये तो हमने अभी देख ही लिया है, जिसे मेथेनॉल और बायोमास के साथ बनाया जा सकता है।
और सौर स्टीम किचन और बायोमास पैलेट्स भी आते हैं। सौर स्टीम किचन भी बनता है। आप किचन में ही रखो, ऐसा नहीं कि सोलर से आपको खाना पकाना है तो धूप में जाके बैठ के खाना पकाना पड़ेगा। मैंने लास्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था, आप वो जाके एलपीजी जाके वो देख सकते हैं। एलपीजी वर्सेस पीएनजी देखा था, एलपीजी वर्स और सोलर कुकर का सब बहुत सारे वीडियो देखे हैं। किचन साइंस वाली जो प्ले लिस्ट है उसमें जाके आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। आप वहाँ जाके इस वीडियो को देखें। ठीक है। और कुछ फायदे भी हैं। बायोगैस ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है, कचरे का समाधान करता है, लेकिन लोग तो सुनते नहीं हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिक कुकिंग 2025 तक एलपीजी की मांग को आधा कर सकती है, लेकिन लोग सुनते नहीं हैं। क्योंकि बिल आएगा, लेकिन बिल नहीं आएगा एलपीजी से, वो सस्ता रहेगा। डीएमई मिश्रण आयात बिल घटा सकता है और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ा सकता है। ठीक है। डीएमई का ये है कि आपको दूसरे देशों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, और ये ज़्यादा ज्वलनशील नहीं है, तो घर में जो सिलेंडर ब्लास्ट हो जाते हैं ना, वैसा ब्लास्ट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सौर और बायोमास विकल्प सामुदायिक स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध करा सकते हैं। ठीक है। और गवर्नमेंट पॉलिसीज और फ्यूचर्स क्या है इसका? भारत को सब्सिडी देनी पड़ेगी। ठीक है। बोल देना मोदी जी को जाके, सब्सिडी मिलना चाहिए। मिशन लक्ष्य और जन जागरूकता अभियानों की जरूरत है। विकेंद्रीकृत समाधान जैसे बायोगैस प्लांट और वेस्ट टू एनर्जी सिस्टम को बढ़ावा देना होगा। पहले बायोगैस प्लांट को, अब किसकी सरकार में हुआ था मुझे वो सन के बारे में नहीं पता, लेकिन जब मैं छोटी थी, है ना, ऑब्वियसली कांग्रेस की होगी। उस टाइम पे हर जिनके घर में ज्यादा ज्यादा जानवर होते थे, मतलब बैल गाय, गांव में रहते थे ना हम लोग, बैल गाय, तो वहाँ पर बायोगैस होता ही था, बायोगैस प्लांट होता ही था। ठीक है। और उसको ऐसा नहीं कि आपके घर में बनाना रहता था। आप जहाँ पर जानवरों को का घर रहता है, उसको हम खला बोलते थे, वहाँ पर वो बायोगैस प्लांट बनता है। उसके ऊपर आप खेल भी सकते हो, उसके ऊपर कोई डरने की बात नहीं है। पूरा एक छोटा सा एक 2 फीट 3 फीट का आपको प्लांट दिखता था, बाकी सब अंडरग्राउंड रहता था। और उसके बाद में वहाँ पर वो जो गोबर गैस का प्रोसेस होता है, और वहाँ से जो पाइपलाइन आपके घर तक लेकर आते थे। हमारी छतों पे इलेक्ट्रिसिटी के जो तार है वो कम, और वो गैस पाइपलाइन के जो पाइप है वो छतों पे ज़्यादा दिखते। छत और जो केलू वगैरह पतरे जो चद्दर रहते थे एल्यूमिनियम के, उसके ऊपर से ये एक दूसरे के घरों से छटाके निकालते हुए अपने अपने घरों में लगाई जाती थी। ठीक है। और जो 2070 है तक नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करना पड़ेगा। ईंधन स्वच्छ ईंधनों का विस्तार अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ही जागरूकता लाएगी। इसके लिए भी किसी न किसी को ब्रांड एम्बेसडर बना देंगे। ठीक है। मोदी जी मुझे ही बना देना, मैं इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। एलपीजी आज भी भारत की ऊर्जा की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन भविष्य सुरक्षित करने के लिए हमें बायोगैस, डीएमए और इलेक्ट्रिक कुकिंग जैसे विकल्पों को अपनाना होगा। यही रास्ता है हमें आत्मनिर्भर और पर्यावरण अनुकूल भारत की ओर ले जाने का। ठीक है। अब आगे हम आगे की स्लाइड के बारे में देखते हैं। तो आइए इसके हम इतिहास के बारे में देखते हैं। डाई मिथाइल ईथर की खोज 19वीं सदी से शुरू हुई, जब वैज्ञानिकों ने पहली बार मेथनॉल को डिहाइड्रेट करके इसे प्रयोगशाला में तैयार किया। इसे सबसे सरल ईंधन माना जाता है, और बाद में इसके कुछ गुणों पर प्रयोग यूरोप और अमेरिका में भी हुए। ठीक है। तो इसकी खोज कब कब कैसे कैसे हुई इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो डीएमई डाई मिथाइल ईथर को सबसे पहले 1835 में फ्रांसीसी रसायनज्ञ जीन बाप्टिस्ट डमस और यूजेन पेलिगोन ने मेथनॉल को सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से डिहाइड्रेट करके किया। यह प्रयोगशाला स्तर पर हुआ था। मतलब क्या किया उन्होंने, जिस मेथनॉल है CH3OH और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इन दोनों को मिक्स करके इनमें क्या करा, डिहाइड्रेट किया। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर के दो अणु बाहर निकलना। तो जब ये रिएक्शन में दो अणु वाटर के बाहर निकलते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनता है CH3OCH3, इसको बोलते हैं डाई मिथाइल ईथर। डाई मिथाइल है। CH3 दो बार लगा है, और एक बार ओ मतलब ईथर लगा है, तो डाई मिथाइल ईथर, तो इसका IUPAC नाम भी हो गया। ठीक है। तो इसकी खोज की। फिर जब मतलब इसको एक डेफिनेशन लैंग्वेज में देखे तो मेथेनॉल एक मजबूत अम्ल होता है। मतलब मेथेनॉल को एक मजबूत अम्ल, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड
जैसे H2SO4, मतलब और भी एसिड का यूज हम इसमें कर सकते हैं। के साथ गर्म करने पर दो मेथेनॉल का अणु और पानी निकलता है, तो इसे जो प्रोडक्ट बनता है वो DME डाई मिथाइल ईथर बनता है ना। यह प्रक्रिया एसिड कैटेलाइट डिहाइड्रेशन ऑफ मेथेनॉल कहलाती है। ठीक है। अब प्रयोग कब शुरू हुआ? शुरुआती प्रयोग 1830 से 1840 के दशक में यूरोप में हुआ था। ठीक है। 20वीं सदी में अमेरिका और यूरोप में इसके औद्योगिक स्तर पर उपयोग का शोध हुई। ठीक है। 1990 के बाद चीन और जापान में DME को ईंधन के रूप में बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाने लगा। मतलब वहां पर इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जा रहा है। कहाँ पर? चाइना और जापान में। ठीक है। तो फ्रांस में 1835, यूरोप और अमेरिका में 20वीं सदी में 1900 से लगाकर 2000 तक, और 1990 में चाइना और जापान में इसका उपयोग औद्योगिक रूप में और ईंधन के रूप में किया गया। मतलब औद्योगिक रूप में वो बना ही रहे होंगे, जब भी तो ईंधन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। और शुरुआती फ्रांस। ठीक है। और LPG। अब इस देखते हैं प्रयोगशाला में और कहाँ कहाँ उद्योग, मतलब कैसे कैसे आगे प्रयोग बढ़ा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? 1835 में केवल एक रासायनिक जिज्ञासा थी लोगों में कि इसको मिलाने से क्या होता है। इन लोगों को जिज्ञासा थी, उन्होंने ये बनाया। इसके बाद एरोसॉल स्प्रे प्रोपेंट और रेफ्रिजरेंट के रूप में इस्तेमाल किया गया। रेफ्रिजरेंट मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारा घर का रेफ्रिजरेटर होता है, उसमें क्या होता है, कोई चीज़ रखते हैं हम, सब्जी भाजी रखते हैं, वो खराब नहीं होती। जैसे इसी का रूप इसका उपयोग भी किया गया कि उसमें कोई प्रोडक्ट रखते हैं, केमिकल रसायन, मतलब इसके बारे में हम और कभी आगे डिस्कस करेंगे। तो उसका उपयोग इसमें किया गया है। आज इसे जो चीन और जापान वाले क्या करते हैं, क्लीन कुकिंग फ्यूल और ट्रांसपोर्ट ईंधन के रूप में उपयोग कर रहे थे, मतलब इसको देखा जा रहा है। अब भारत में क्या हुआ है कि जो CSIR NCL पुणे है और उनकी अन्य संस्था जैसे IIT से, उन्होंने DME का उत्पादन और LPG ब्लेंडिंग पर प्रयोग कर रहे थे। ठीक है। इन्होंने तो प्योर वाला यूज किया था। अब हम क्या करें, LPG के साथ में इसको ब्लेंड कर रहे हैं, उसमें मिला रहे हैं। जैसे आजकल पेट्रोल में भी मिथेनॉल मिक्स होता है, मतलब पेट्रोल में अल्कोहल मिक्स होता है, वैसे ही 20% जो 1 अप्रैल से लागू हुआ है, वैसा ही इसमें भी मिक्स करने के प्रयोग किए गए। और ये प्रयोग सफल भी हुए हैं। अब सरकार इसे मेड इन इंडिया के रूप में बढ़ावा देने की योजना बना रही है। ठीक है। तो ये जो मतलब इसका संक्षेप में बोले कि DME की खोज कब हुई थी? 1835 में फ्रांस में हुई थी। कैसे हुई थी? मेथेनॉल को डिहाइड्रेट करके स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में, है ना। और प्रयोगशाला स्तर में शुरू होकर ये चीन और जापान और भारत में भी औद्योगिक ईंधन के रूप में विकसित हो रहा है। ठीक है। अब जैसे कि मैंने बनाया है कि CSIR NCL पुणे ने भी इस पे रिसर्च की है, तो आप वहाँ के वैज्ञानिकों का योगदान देख सकते हैं, कौन कौन से वैज्ञानिक ने क्या क्या योगदान दिया है। ठीक है। तो वहाँ मेनली दो वैज्ञानिक है। पहले है डॉक्टर T राजा, मतलब इनका पूरा नाम है डॉक्टर तिरुमलाई स्वामी राजा, है ना। ये DME ईंधन अनुसंधान के प्रमुख है। और दूसरा है डॉक्टर आशीष लेले, ये क्या है, निर्देशक है। CSIR NCL औद्योगिक सहयोगों को देख रेख करते हैं, है ना। अब इसमें क्या हुआ, इनोवेशन पायलट प्लांट क्या है इनका, कि मेथेनॉल से DME बनाने के लिए स्वदेशी उत्प्रेरक विकसित करना। ठीक है। जो स्वदेशी उत्प्रेरक विकसित करेंगे। और पायलट प्लांट दूसरा है पुणे में 2.5 टन प्रतिदिन क्षमता वाला एक इंडस्ट्री लगाई जाएगी, है ना। जिसको टेक्सोर इंजीनियरिंग के साथ साझेदारी करके स्थापित किया जा रहा है। मतलब इसका ये जो है पायलट प्लान 2.5 टन प्रतिदिन क्षमता वाला, जो वो क्या है, पुणे में इसका स्टेबलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट है। और इसका जो स्टेबलाइजेशन है टेक्सोल इंजीनियरिंग के साथ में पार्टनरशिप में किया जा रहा है। ठीक है। अब भारत के लिए DME क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है। ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत अपनी 65% LPG मांग आयात करता है, मतलब दूसरे देशों से बुलाता है ना। और DME को मेथेनॉल, बायोमास या प्राकृतिक गैस जैसे घरेलू रूप में बनाया जा सकता है। बायोमास तो आप लोग जानते हैं, गोबर गैस। ठीक है। अब इसकी लागत कितनी लगेगी? ठीक है। तो LPG में 20% DME मिश्रण से भारत को हर साल लगभग 9,500 करोड़ की बचत हो सकती है। कितनी?
9,500 करोड़, 9,500 करोड़ की बचत हो सकती है। अब ये सेफ ईंधन भी है। डीएमई को जलाने से कालिक नहीं बनती है, और एनओएक्स और एसओएक्स उत्सर्जन बहुत कम होता है। ठीक है। और इसमें मौजूदा एलपीजी सिलेंडर और चूल्हों में बिना बड़े बदलाव के उपयोग किया जा सकता है। मतलब अपना जो एलपीजी सिलेंडर है, ऐसे ही सिलेंडर में भर के आ सकती है। ऐसा नहीं कि फिर ये इंडस्ट्री पूरी खत्म हो जाएगी। आप उस प्लांट को भी मॉडिफाई करके, मतलब जो एलपीजी का प्लांट है उसको भी मॉडिफाई करके नया प्लांट बनाए जाएंगे बाद में, इन फ्यूचर। और जो सिलेंडर हमारे गैस की टंकियां है, घरेलू और कमर्शियल, इन्हीं इन्हीं टंकियों में उसको फिल कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आपको गैस का बर्नर वगैरह चेंज करना पड़ेगा। कुछ नहीं, हम नॉर्मल जो गैस का बर्नर है, इसी मतलब और जो रेगुलेटर है उसी का यूज़ करके हम उसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। हो सकता है कोई नया इंस्ट्रूमेंट उसमें प्रेशर को कम ज़्यादा करने के लिए आए, बट ऐसा इसको ऐसा नहीं कि इसको बेच के दूसरा खरीदना पड़ेगा। ठीक है। और प्रयोगशाला कहाँ पर है, क्या प्रयोग हो रहा है, ये तो मैंने आपको बताया। जैसे पुणे महाराष्ट्र में सीएसआई या एनसीएल प्रयोगशाला और पायलट सुविधाएं उपलब्ध है। ठीक है। और प्रयोग ये तो अभी कितनी बार बता दिया है, मेथेनॉल डिहाइड्रेशन के लिए उत्प्रेरक परीक्षण किया जा रहा है। ठीक है। मतलब उसका जो एक कि जल्दी प्रोसेस, उत्प्रेरक का काम क्या होता है कि बिना रिएक्शन में भाग लिए, है ना, मतलब रिएक्शन, और वो केवल है ना पीछे से उत्साहित करता है कि आप रिएक्ट करो, रिएक्ट करो, रिएक्ट करो, पढ़ो 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 पढ़ो, इस टाइप से हमारे जो पेरेंट्स बोलते हैं ना, लेकिन वो खुद नहीं पढ़ते, हमको बोलते पढ़ो, और हम फिर उससे मोटिवेट होते हैं और हम आगे पढ़ते हैं। ऐसे ही उत्प्रेरक का काम होता है। केमिस्ट्री वालों तो अच्छे से जानते हैं, यदि बिना केमिस्ट्री का कोई देख रहा है उसके लिए थोड़ा सा छोटा मोटा जोक था। ठीक है। घरेलू चूल्हों में एलपीजी डीएमई मिश्रण का परीक्षण किया जा रहा है। ये हो गया है वैसे परीक्षण, लेकिन हम उसको बोल सकते हैं जो रिसर्च होती है वो कभी खत्म नहीं होती है, चलती रहती है ना। कभी अभी 20% मिलाएंगे, कभी 30% मिलाएंगे, 40% मिलाएंगे, जैसे पेट्रोल में हो रही है वैसे ही। तो ये परीक्षण चलते रहते हैं। डीजल इंजनों में डीएमई का विकल्प के रूप में परीक्षण किया जा रहा है। पेट्रोल में नहीं कर रहे हो, डीजल में कर रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल के लिए तो उनके पास ऑप्शन है ना। अल्कोहल मिला रहे हैं, मेथनॉल पहले से मिलाया जा रहा है। अब डीजल बचा, डीजल में मिला नहीं वो, तो अब डीजल में के साथ में इसको रिएक्ट कर रहे हैं, है ना। और सहयोगी कंपनी कौन सी है, इंडस्ट्री, टेक्सॉन इंजीनियरिंग, पिरंगुट और एट्रियम इनोवेशन के साथ साझेदारी। एट्रियम इनोवेशन भी है इसमें, वो भी कहीं ना कहीं लगेगी। अब भारत में इसकी टाइमलाइन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ नीचे मैंने टाइमलाइन दिखा रखी है कि 2000 में सीएसआईआर एनसीएल ने प्रारंभिक शोध किया। हाँ, आपको ये पता, ऐसा नहीं है कि अभी वार हो रहा है, युद्ध हो रहा है, तो अचानक से कोई रिसर्चर आ गए और उन्होंने खोज कर दी। सन 2000 से इसकी खोज चल रही है, मतलब ये प्रयोग चल रहा है। ठीक है। 2010 उत्प्रेरक विकास और लेब स्तर पर विकास प्रयोग हो चुका है ना। फिर पायलट उत्पादन और मिश्रण परीक्षण और औद्योगिक साझेदारी भी 2020 में कंप्लीट हो गई है। मतलब जो ब्लेंडिंग का जो ट्रायल है ना, वो कंप्लीट हो गया है। और पायलट प्लान जो है उसको फॉलो करना चालू, मतलब वो लगाना चालू कर दिया था कि इंडस्ट्री बनना चालू हो गई थी वहाँ पर। ठीक है। और पुणे में 2.5 टीपीडी क्षमता वाला औद्योगिक प्रदर्शन संयंत्र निर्माणाधीन है। मतलब 2020 से चालू हो गया, 2026 तक अभी इसका निर्माण हो रहा है। कुछ सालों बाद में उसका निर्माण कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें हमारे चैलेंजेस क्या है। ठीक है। उत्पादन क्षमता, वर्तमान क्षमता बहुत कम, बड़े संयंत्रों की आवश्यकता है। अभी तो एक ही संयंत्र लग रहा है। ठीक है। अब वो सक्सेसफुल तो हो ही गया, रिसर्च तो बता ही रहे, फिर उसके लिए दूसरे बड़े बड़े संयंत्र इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेगी। ठीक है। नीतिगत समर्थन, अब ये डीएमई बहुत महंगी पड़ रही है। ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को सब्सिडी और मिशन लक्ष्य जरूरी है। सब्सिडी आपको एलपीजी में भी मिलती है, पेट्रोल में, सबसे सब्सिडी थोड़ी थोड़ी दी जाती है ना गवर्नमेंट तरफ। जैसे सोलर पैनल है, कोई भी नया फ्यूल, नया नई चीज लॉन्च करती है गवर्नमेंट, तो उसमें सब्सिडी जरूर दी जाती है। अभी जैसे सोलर पैनल लगाने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है बिजली उत्पादन के लिए, वैसे ही इसके लिए भी सब्सिडी की जरूरत पड़ेगी। गवर्नमेंट ने इसके लिए भी कोई एक बिल लाना पड़ेगा, वो आप पढ़ना इकोनॉमिक्स में, है ना। तो वो बिल लाएंगे तो फिर सब्सिडी होगी। इकोनॉमिक्स वाले बिल लेकर आओ, तो हम केमिस्ट्री वाले जल्दी जल्दी इसका बढ़ाएंगे इसको आगे। ठीक है।
और उपभोक्ताओं को डीएमई की सुरक्षा और उसका लाभ समझाना आवश्यक है ना। ऐसा नहीं कि पहले तो देखो जो है ना गैस वो तो हर बार जब भी कोई नई नई चीज़ आती है तो पुरानी सिस्टम को बाहर निकलने का मन नहीं करता है। ठीक है। पहले जो गैस चूल्हों पे खाना बनाया जाता था, गैस पे बड़ी मुश्किल से शिफ्ट हुए थे लोग। अब गैस पे खाना बनने लगा, उसके बाद में इलेक्ट्रिक कुकर भी यूज़ करने लगे थे लोग। और अभी जैसे वार चल रहा है तो जो लोग इंडक्शन को पहचानते नहीं थे और बिजली का बिल आएगा इसके नाम पे वो यूज़ नहीं करते थे, अब वो भी इंडक्शन यूज़ करने लगे हैं। तो ऐसा एक दिन डीएमई भी यूज़ करना लगेंगे। ठीक है। बिजली का बिल भी कम आएगा और हो सकता है इसकी गैस की टंकी आपको एलपीजी से भी सस्ती मिले। ठीक है। और हमको किसी और देश पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, भले वार हो जंग कुछ भी हो वहाँ पर हम स्वतंत्र रहेंगे, अपने अपना उत्पादन खुद करेंगे। ठीक है। तो इस स्लाइड का निष्कर्ष क्या निकला कि जो सीएसआई एनसीएल पुणे में वैज्ञानिकों ने डीएमई को प्रयोगशाला से निकालकर एक राष्ट्रीय ईंधन विकल्प बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। ठीक है। स्वदेशी उत्प्रेरक पायलट प्लांट और औद्योगिक सहयोग के साथ भारत डीएमई के एक मेड इन इंडिया स्वच्छ ऊर्जा समाधान के रूप में स्थापित कर रहा है। और जो एलपीजी आयात पर निर्भरता घटाएगा और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा। ठीक है। अरे इसके लिए ना टैगलाइन आ रही है, स्वदेशी डीएमई भारत की ऊर्जा आत्म आत्मनिर्भरता की ओर कदम। कैसी लगी आपको? जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या था? स्वदेशी डीएमई भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम। ठीक है। अब आगे देखते हैं। चलो अब डीएमई पायलट प्लांट पुणे के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। सीएसआई या एनसीएल नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो पुणे में है, वो स्वदेशी उत्प्रेरक बना रहा है जिसमें मेथेनॉल को डीएमई में बदला जा सकता है। यह एक पायलट प्लांट पहले से चल रहा है जिसकी क्षमता लगभग 250 किलो प्रतिदिन है ना। पहले से एक है और ये दूसरा प्लांट है। अब एक एक यंत्र बनाया जा रहा है जिसमें 2.5 टन प्रतिदिन का प्लांट निर्माणाधीन है जो 2020 से चालू है। ठीक है। 250 किलो प्रतिदिन वाला जो चल रहा है ना उसको यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन अब 2.5 टन प्रतिदिन, अब ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए ना, तो बड़ा प्लांट बना रहे हैं। जो दो इंडस्ट्रीज बताई थी मैंने आपको उनके साथ में है ना, क्या नाम था उनका? टेक्सॉल इंजीनियरिंग और एट्रियम इनोवेशन। ठीक है। इनकी पार्टनरशिप में ये प्लांट बनाया है, याद रखो, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। और ये भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है वो भी आपको बताया था। क्या? भारत डीएमई भारत को मतलब आयात करते हैं, एलपीजी पर निर्भरता से बचा सकता है। 20 से 30% डीएमई मिश्रण से हर साल हजारों करोड़ों की, कितने करोड़ मैंने आपको पीछे स्लाइड में बताया था, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बचत संभव है। आप या व्हाट्सएप पे, आप जो व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हैं, आपको डीएम यहाँ पर यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना है तो आप वहाँ जाके मैसेज कर दीजिए, मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिए, लेकिन आंसर ज़रूर दीजिएगा, है ना। और स्वच्छ ईंधन है, इसमें पॉइजन नहीं रहेगा, नॉन टॉक्सिक है, क्लीन है, एलपीजी के इंपोर्ट को रिड्यूस कर देगा, है ना। और ये यहाँ सब दिया हुआ है। और ठीक है, ये चीज़ें हैं और क्या। और चुनौतियाँ भी आपको बता दी हैं, है ना। अभी उत्पादन क्षमता कम है, अभी जो भी बनेगा 2.5 टीपीडी वो भी कम ही रहेगा, है ना। पूरे देश के लिए इतना तो बहुत कम है। नीति का समर्थन चाहिए रहेगा, मतलब सब्सिडीज वगैरह चाहिए रहेगी, लोगों में जागरूकता चाहिए रहेगी जो हमने अभी से फैलाना चालू कर दी है। जब बनेगा पुणे वाला, जब तक तो लोग जागरूक हो ही जाएंगे। ठीक है। और बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री स्थापित करना पड़ेगा भारत को, और हर राज्य में करना पड़ेगी। हर राज्य में क्या, जहाँ पर इंडस्ट्री एरिया है सभी जगह पे इसको इसकी इंडस्ट्री करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा फ्लेमेबल नहीं है। ठीक है। नॉन फ्लेमेबल है तो इसको हम छोटे छोटे इंडस्ट्री एरिया होती है वहाँ पर भी इसकी इंडस्ट्री लगा सकते हैं ना। और खास बात है कि इससे जो उत्पादन मिलेगा वो क्या होगा, मेड इन इंडिया एनर्जी। ठीक है। अरे स्वच्छ स्वदेशी ऊर्जा सुरक्षित भारत, जम गई लाइन ना। डीएमई से क्या होगा, बस स्वदेशी ऊर्जा तो बनेगी, लेकिन नॉन फ्लेमेबल है तो सुरक्षित भारत भी बनेगा। ठीक है। तो अब अल्टरनेटिव कुकिंग टूल्स कौन कौन से हो सकते हैं? बायोगैस हो सकता है ना। और इसकी यूनिट्स केरला और मुंबई में है ना। यहाँ पर 20,000 बायोगैस यूनिट्स है, कहाँ पर? केरला और मुंबई में।
एलपीजी सप्लाई चेन 13 मिलियन टन से डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है। ठीक है। और जो अल्टरनेटिव कुकिंग कुकिंग फ्यूल्स है, जैसे सोलर किचन है, इलेक्ट्रिक स्टोव है, और हम हवा से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये जो क्या होगा, 2050 तक 50% एलपीजी डिमांड को कट कर देगा। और डीएमई तो बन ही रहा है, यदि 50% ऐसा कट हो गया और 20% उसको मिला दिया, तो हमारा कितना, 70%, 70 ही हुआ ना, 70% एलपीजी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है। अभी जो एलपीजी क्राइसिस चल रहा है वार के कारण, तो बस उसके कारण क्या होगा, बायोगैस इनोवेशन सॉल्यूशन बनेगा, एलपीजी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। इस स्लाइड को थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, इसमें कुछ ज़रा मैंने इस स्लाइड के बारे में पूरा पीछे पीछे के स्लाइड्स में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। हाँ, इस स्लाइड में हम जो अल्टरनेटिव कुकिंग ऑप्शन है, एलपीजी, बायोगैस, डीएमई, इलेक्ट्रिक कुकिंग, इनको थोड़ा सा साथ में वो कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एलपीजी का जो सोर्स है ना, तो एलपीजी का क्या है, रिफाइंड ऑयल नेचुरल गैस है। ठीक है। बायोगैस ऑर्गेनिक वेस्ट और मेनर्स, मतलब बायो मिनरल्स, जो गोबर बोलते हैं उसे, है ना, भैंस, गाय बैल भैंस का, उससे। और डाई मिथाइल ईथर, मिथेनॉल और बायोमास से बनेगा ये, जो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे, और इससे क्या निकलेगा, वाटर के अणु निकलेंगे, तो जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो डाई मिथाइल ईथर बनेगा। अरे डेफिनेशन तो ऐसे याद हो जाना चाहिए आपको। इलेक्ट्रिक कुकिंग, इलेक्ट्रिसिटी के स्टोव वगैरह आने लगे, डबल स्टोव आने लगे, चार वाला स्टोव आने लग गया है, सिंगल वाला है, इंडक्शन है। बहुत इलेक्ट्रिक कुकिंग में तो इतने प्यारे प्यारे मॉडल आए हैं ना, कि आप लोकल लोग भी यूज़ कर सकते हो, और हाई प्रोफाइल लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं ना। कॉस्ट एलपीजी की मॉडरेट होती है, बायोगैस तो लो रहती है, डीएमए की भी मॉडरेट रहेगी, एलपीजी से कम ही रहेगी यदि गवर्नमेंट सब्सिडी दे देगा। मैं सब्सिडी पे भी ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, कि मैं चाह रही हूँ कि डीएमए के प्लांट लगे और एलपीजी के साथ में ब्लेंडेड हो, और हमें सब्सिडी भी मिले, और एलपीजी से कम रेट में हमें ये डीएमई वाला मिक्सर मिले। ठीक है। इसलिए, और इलेक्ट्रिक कुकर भी बहुत लो होता है ना, लेकिन आपको लगता नहीं है, बिजली का बिल आता है इसलिए, लेकिन नहीं, वो कम ही आता है। ठीक है। इमर्शंस क्या हो निकलते हैं इसमें, एलपीजी से CO2 गैस निकलती है, सम स्टोन निकलते हैं ना, सूट निकलते हैं। और बायोगैस से CO2 निकलती है, लेकिन कम मात्रा में निकलती है, और मीथेन निकलता है। ठीक है। और डीएमई से लो CO2 निकलेगी, और क्लीन बर्निंग होगी, है ना, कोई स्टू वगैरह नहीं, सूट वगैरह नहीं निकलेगा। और इलेक्ट्रिक कुकिंग में तो कोई इमर्शन निकलता ही नहीं है ना। और एफिशिएंसी एलपीजी की हाई होती है, बायोगैस की मीडियम रहेगी, डीएमई की भी हाई रहेगी, और इलेक्ट्रिक कुकिंग की तो वेरी हाई ना। ठीक है। इससे ऊर्जा संकट आ जाएगा, बिजली बिल आएगा, बिजली कहाँ से लेकर आएंगे इतनी। स्टोरेज, एलपीजी को सिलेंडर और टैंक में स्टोर किया जाता है। बायो जो गैस है, डाइजेस्टर सीबीजी बोटल्स होती हैं, मतलब वो अंडरग्राउंड होती है, वहाँ पर इसको स्टोर किया जाता है। डीएमई को भी एलपीजी जैसे टैंक्स और सिलेंडर में, कंटेनर्स में, कैनिस्टर में, इसमें स्टोर कर लेंगे। और इलेक्ट्रिसिटी को तो स्टोर करना ही नहीं पड़ता, इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करना पड़ा है, लेकिन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक जो स्टोव होते हैं उसको, उसके लिए कोई अलग से स्टोर नहीं होता है। ऐसे तो देखा जाए ना, तो सबसे बड़ा स्टोरेज इसी का होता है, इलेक्ट्रिसिटी का। बड़े बड़े ग्रिड लगे हुए रहते हैं। चलो आते नीचे, इसका यूसेज, एलपीजी होम इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट में यूज़ होती है, बायोगैस रूरल कुकिंग और कंपोजिट में यूज़ होती है। ये अर्बन कुकिंग के लिए नहीं है, क्योंकि उसके लिए बड़े बड़े प्लांट बनाने पड़ते हैं, खुद के प्लांट होते हैं सेल्फ, है ना। और एलडीएमई भी कुकिंग और ट्रांसपोर्ट फ्यूल के रूप में है, और इलेक्ट्रिक तो होता ही है। चलो आगे देखते हैं। चलो, अभी तक तो हमने सिर्फ जानकारी साझा की है, अब आए हैं हम अपने मेन पॉइंट पे, करियर अपॉर्चुनिटी क्या होने वाली है। R&D लैब्स में जो कैटालाइज डिजाइन हो रहा है, रिएक्शन ऑप्टिमाइज हो रही है, वहाँ पर हमारे को जॉब मिलेगी। ये चलो सीधे सीधे समझते हैं। जो रिसर्च लैब है, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब, वहाँ कैटालाइज डिजाइन हो रहा है, उसके लिए केमिस्ट्री स्टूडेंट की ही जरूरत होती है। ठीक है। तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, जैसे CSI NCL तो कर ही रहा है, IT से, लाइन से, R&D, जो भी जहाँ पर भी R&D होती है, मतलब
ऑयल, गैस एंड ऑयल इंडस्ट्रीज जो है वहाँ पर आपको जॉब मिल सकती है। यदि डीएमई प्लांट बढ़ते हैं तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी खुलती है। जो पायलट प्लांट, ये तो लेब की बात है ना, अभी जब पायलट प्लांट्स है ना, जो इंडस्ट्रीज लगेगी वहाँ प्रोसेसर केमिस्ट की और प्रोडक्शन ऑफिसर की जरूरत होती है ना। और जो जैसे टेक्सॉन इंजीनियर, एट्रिडियम इनोवेशन, अभी ये दो ही कंपनी के साथ में कोलिब्रेट हो रहा है। ठीक है, ऐसी और भी कंपनी के साथ में कोलिब्रेट होगा। फिर कुछ इंडिपेंडेंट कंपनीज भी निकलेगी। रिलायंस ऑटोमेटिक 100% है कि रिलायंस, अडानी, ऐसी जो कंपनीज है वो 100% अपना खुद का सेल्फ प्रोडक्शन प्लांट बनाएगी, क्योंकि इसमें किसी और के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। तो खुद का ही सेल्फ पायलट प्लांट बनाएगी। उसमें भी आपके लिए प्रोसेस केमिस्ट और प्रोडक्शन ऑफिसर की पोस्ट निकलेगी। ठीक है, फ्यूल टेस्टिंग है ना, जो एलपीजी ब्लेंडिंग और इमर्सन एनालिसिस होती है, वहाँ पर फुल टेस्टिंग तो करनी पड़ेगी ना, कितना परसेंट है, कैसे फिजिक्स वाला या बायो वाला तो बता नहीं पाएगा। उसके लिए भी आपकी जरूरत पड़ेगी। जैसे कोई ऑयल में गैस मिला रहे हैं, है ना, जैसे ऑयल गैस कंपनी है, कंपनी से ऑटोमेटिव लेब्स होती है, वहाँ पर इसकी आपकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आपको वहाँ पर भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, वेस्ट टू एनर्जी, पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट, वहाँ पर भी। अब इससे पॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं ना, तो लेकिन फिर भी मॉनिटराइज तो करना पड़ेगा ना। हाँ, स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड, एनजीओ, ये इसमें गवर्नमेंट जॉब निकलेगी इसमें। ठीक है, और एकेडमिया, टीचिंग असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी केमिस्ट्री, इसमें सिलेबस बढ़ने वाला है। एलपीजी अकेडमी में डीएमई भी पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और यूनिवर्सिटी, सीबीएसई स्कूल, इसमें भी आपके लिए जॉब के अवसर मिलेंगे। हो सकता है ऑयल एंड गैस, बहुत से सब्जेक्ट रहते हैं, पूरा पूरा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में। वहाँ स्पेशलाइजेशन इसी का रहता है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। रिसर्च और टेक्नोलॉजी, मतलब जहाँ रिसर्च लैब वगैरह है। हमारे चैनल पे मैं डेली शॉर्ट्स डालती हूँ, उसमें आपको सारी रिसर्च लैब में जहाँ जहाँ पर भी मेरे नॉलेज में जो जो भी लैब्स है जहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी ओपन होती है, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है। आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। इन फ्यूचर यदि डीएमई की वैकेंसी निकलेगी तो 100% हमारे चैनल में सबसे पहले अपडेट होगा। तो ये पायलट प्लान और जो करियर केमिस्ट्री, जो ग्रेजुएशन डीएमई अल्टरनेटिव फ्यूल्स इंडस्ट्री है, इसमें जो जो आपके लिए अभी लास्ट स्लाइड में जो हमने एक्सप्लेन किया था, इसमें भी वही चीज़ें दी गई हैं। आप थोड़ा सा इससे पॉज करके ज़रूर पढ़ लीजिए। करियर अपॉर्चुनिटी के साथ साथ मैंने एक और ये नई स्लाइड ऐड की है कि आज यदि कोई बच्चा 12th में है तो उसको आगे इस इंडस्ट्री में जाना हो, फ्यूचर तो है ही ना इस इंडस्ट्री में, तो उसके लिए आपको क्या क्या पढ़ाई करना पड़ेगी। 2026 में फाउंडेशन, मास्टर, द बेसिक, है ना, यदि आपने बीएससी कर लिया है तो मास्टर ऑफ बेसिस यहाँ से कर सकते हैं। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल केमिस्ट्री से फ्यूल केमिस्ट्री, है ना, मिथेनॉल, डीएमई, बायोगैस, इंटर्नशिप मिलेगी आपको। सीएसआईआर लेब्स और टेक्सॉन इंजीनियरिंग में इंटर्नशिप कर पाएंगे आप। ठीक है, ये 2026 में। अभी अभी आप क्या कर सकते हो, ठीक है। 2027-28 के लिए क्या रहेगा, आप अपना एकेडमिक सीएसआईआर नेट या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर सकते करोगे। नेट क्लियर होगा, सेट क्लियर होगा, तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, उसके लिए कर सकते हो। और इंडस्ट्री आर&डी और पायलट प्लांट्स में आपको जॉब मिल सकती है। ठीक है, जो कैटेलाइज डिजाइन और फ्यूल टेस्टिंग स्किल्स होती है उसके अकॉर्डिंग। 2028-29 एप्लीकेशन क्या रहेगी, वर्क इन फ्यूल प्रोजेक्ट, है ना, डीएमई, पायलट प्लांट, बायोगैस लैब, इसके ऊपर रिसर्च वगैरह और होने लग जाएगी। ठीक है, एलपीजी ब्लेंडिंग, इमर्सन टेस्टिंग, पब्लिक रिसर्च, इंडस्ट्री प्रोग्रेस, इन पर आप रिसर्च भी कर सकोगे। ठीक है, आप खुद भी कर सकते हो। बड़ी बड़ी लैब वाले तो करते ही है, फिर आप अपने छोटे लैब में भी अपने कॉलेज वगैरह में जो पीएचडी वगैरह छोटे कॉलेजेस से कर, छोटी यूनिवर्सिटीज करते हैं, वो भी इस पर रिसर्च कर सकते हैं, इस पर पढ़ाई कर सकते हैं। 2030 प्लस लीडरशिप हो जाएगा, लीड इनोवेटिव हो जाएगा, लीड इन आर&डी टीम्स, स्टार्टअप कंपनियां अपनी अपनी स्टार्टअप खोलेंगे, है ना, क्योंकि इंडिपेंडेंट है। फाइल पेटेंट्स की जा सकेगी, मेंटर स्टूडेंट्स बनेंगे, फोकस एंड सस्टेनेबिलिटी पे होगा। ठीक है, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। इसमें मैंने ना बायोगैस और इलेक्ट्रिक कुकर को भी ऐड कर दिया था, ताकि इसके बारे में अलग से वीडियो ना बनाने पड़े। आप चाहो तो बायोगैस के बारे में वीडियो बना सकते हो, लेकिन आप कभी मुझे मैसेज करोगे, कमेंट करोगे या टेलीग्राम पे भी
मैसेज करोगे तो ही मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी आगे, क्योंकि ये किचन साइंस के बारे में बहुत सारी वीडियो हो गई है। अब मैं थोड़ा सा आपके सब्जेक्टिव रिलेटिव उसको वीडियो अपलोड करूंगी, और टाइम नहीं मिल पाता है, हफ्ते में एक ही दिन, एक या दो बार ही वीडियो अपलोड कर पाती हूँ बड़े लेवल पे। और आपको यदि जॉब रिलेटेड वीडियो देखनी है तो शॉर्ट्स में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हर हर वैकेंसी के लिए एक अलग शॉर्ट होता है, एक शॉर्ट्स में दो वैकेंसी के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होती। आप पूरा शॉर्ट्स देखो, थोड़ा से 20 से 30 सेकेंड के होते हैं। तो आप पूरे डिटेल पढ़ सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और वहाँ अप्लाई कर सकते हो। आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के टेलीग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, है ना। आपकी आइडेंटिफिकेशन रिलीव नहीं होती वहाँ पर। आप टेलीग्राम की लिंक चाहिए तो आप मेरे जो चैनल का डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर दी गई है ना। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, परिवार में, घरों में जो भी आपके पेरेंट्स हैं उनको शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जो करियर में आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए शेयर करें, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उनके लिए शेयर करें, जो फ्री बैठे हैं घर में और कुछ नहीं करते उनको शेयर करें, जो आपको बेमतलब का ज्ञान देते हैं उनको शेयर करें, जो आपके एजुकेशन पे सवाल उठाते हैं कि तुम कर क्या रहे हो उनको भी शेयर करें। और उनको थोड़ा बिजी रखो। 30 मिनट, आधे घंटे का वीडियो, 40 मिनट का वीडियो हो गया है। एक घंटा वो होगा। उनको बोलना है थोड़ा रोक रोक के पढ़े, देखे, और पढ़ते भी जाए, सुनते भी जाए। आपका टाइम बचेगा, उस टाइम में आप पढ़ाई करना और वो उस टाइम पे वीडियो देखेंगे, और उनको भी नॉलेज बढ़ेगा, है ना, क्योंकि डीएमई हमारा फ्यूचर है ना? ठीक है, तो धन्यवाद, आपने मुझे इतनी देर तक सुना, है ना। हमारे आज अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करें। धन्यवाद।